हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लॉ एंड विस्डम। आज हम बात करेंगे एग्जीक्यूटिव इन मलेशिया। पॉलिटिकल साइंस का ये अहम टॉपिक है, बहुत मर्तबा एग्ज़ाम के अंदर आ चुका है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मलेशिया के अंदर एग्जीक्यूटिव पावर्स किसके पास हैं और कौन कौन से लोग हैं जो एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सरसाइज करते हैं। ये क्वेश्चन है, इसके बारे में आज बात करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन के अंदर आपने क्या बताना है? आपने ये बताना है कि जी मलेशिया एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्टिव मोनार्की है। मतलब जिस तरह यूके के अंदर एक मोनार्क है, जिस तरह क्वीन है, किंग है, बैठे हुए हैं वहाँ पे, मलका है वहाँ पे, लेकिन साथ में वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। यानी कि वहाँ पे पार्लियामेंट है, वहाँ पे एक अनरिटन आइन है, ये सारे मामलात हैं। उन्होंने क्या किया हुआ है कि सिर्फ दिखाने के लिए सिंबॉलिकली तौर पे एक मोनार्की का जो एक ख़ानदान है, फैमिली है, उसको वो उन्होंने जारी किया हुआ। उन्होंने बादशाहत को या मोनार्की को बिल्कुल ख़त्म नहीं किया। बिल्कुल इसी तरीके से मलेशिया के अंदर भी इस तरह की एक चीज़ है कि वहाँ पे एक किंग होता है और मुख्तलिफ़ रियासतें हैं। वहाँ पे 13 स्टेट्स हैं और 3 फेडरल टेरिटरीज़ हैं। और ये जो 13 रियासतें हैं, इसकी 9 रियासतों के ऊपर तो किंग हैं, बाकी 4 रियासतों के गवर्नर हैं। सही है। ये यहाँ पे एक किंग है, वो किंग इस सारे मुल्क को लेके चलता है, लेकिन साथ साथ में मलेशिया के पास अपना एक आइन भी है, कॉन्स्टिट्यूशन भी है, दस्तूर भी है, जिसके ये तहत मुल्क चलता है। मतलब ये ऐसे समझें कि यहाँ पे ना डेमोक्रेसी भी है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी है, और साथ में जो है ना बादशाहत का और राजा महाराजों का ज़रा टच भी है। मेरी बात समझ गए? ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी। अच्छा जी, दूसरा, वहाँ की जो मलेशिया का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, वहाँ पे 3 किस्म की ब्रांचेज़ हैं, जिस तरह हर मुल्क के अंदर होती हैं, जिस तरह भारत में, जिस तरह पाकिस्तान में, बांग्लादेश में। यानी एक एग्जीक्यूटिव ब्रांच होती है, एक जुडिशरी ब्रांच होती है जिसने जिसने इंसाफ देना होता है, कानून को इंटरप्रेट करना होता है, और तीसरी ब्रांच होती है लेजिस्लेटिव, जिसने कानून बनाना होता है, यानी कि पार्लियामेंट। अच्छा, मलेशिया के अंदर जो पार्लियामेंट है उसके भी 2 हिस्से हैं, अपर हाउस, लोअर हाउस। अपर हाउस को सेनेट, लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। उनकी अपनी लैंग्वेज में उनको दीवान नेगारा बोलते हैं जो सेनेट है, और दीवान रकत बोलते हैं लोअर हाउस को। ये दोनों चीज़ें आपने नाम याद रखने, तो इससे ना एक क्वेश्चन के अंदर इम्पैक्ट पड़ता है। सिर्फ आपने ये नहीं लिखना कि अपर हाउस एंड लोअर हाउस। हो सके तो इनकी जो मलय लैंग्वेज के अंदर ये नाम है ना, ये भी ज़रा मेंशन कीजिएगा, तो एक अच्छा इम्पैक्ट जाता है टीचर के ऊपर। अच्छा जी, दूसरा, मलेशिया के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की एथनिसिटी के लोग रहते हैं। इंडियन रहते हैं, चाइनीज़ रहते हैं। अच्छा जी, इसके लिए टाउज़म कुछ और भी बड़े लोग रहते हैं। तो मतलब एक मिक्स किस्म का है वहाँ पे माहौल है। आपको ज़्यादातर वहाँ के लोग ने चाइनीज़ देखने को मिलते हैं, देखने में चाइनीज़ हैं सारे, लेकिन वो चाइनीज़ नहीं है। कुछ मलेशियन हैं, कुछ इंडियन हैं, कुछ क्रिश्चियन हैं, मतलब मुख्तलिफ़ चीज़ें। और कोलालमपुर उनका एक कैपिटल है। ये तो हो गया बेसिकली इंट्रोडक्शन मलेशिया के बारे में। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मलेशिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। यहाँ पे किंग भी है और साथ में डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट और प्राइम मिनिस्टर का भी कॉन्सेप्ट मौजूद है। उनकी 13 रियासतें हैं। 13 रियासतों में 9 रियासतों में यानी कि उसके राजा हैं, महाराजा हैं, वो हैं, उनको देखते हैं। बाकी 3-4 रियासतें जो बचती हैं उसके ऊपर गवर्नर उन्होंने लगाए हुए हैं। और 3 इसकी फेडरल टेरिटरीज़ हैं, यानी फेडरल कैपिटल्स हैं, या फेडरल एरिया हैं, या फेडरल कैपिटल तो नहीं कहूँगा, फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव है। यानी कि फेडरल की जो गवर्नमेंट होती है ना, जो सेंटर में बैठी होती है, उसको वो कंट्रोल करती है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि मलेशिया का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है, कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें। सबसे पहले यहाँ पे देखें कि मैंने जिस तरह बताया कि वहाँ पे एक किंग होता है, किंग। और वो किंग क्या है? वो स्टेट का हेड ऑफ स्टेट, यानी पूरे देश का वो एक हेड ऑफ स्टेट होता है। जिस तरह दूसरे मुल्कों में प्रेसिडेंट होता है ना, हेड ऑफ स्टेट, जिस तरह पाकिस्तान में प्रेसिडेंट है हेड ऑफ स्टेट, भारत में प्रेसिडेंट है हेड ऑफ स्टेट, बिल्कुल इसी तरीके से मलेशिया के अंदर जो किंग बैठा हुआ है वो हेड ऑफ स्टेट है। बात समझ आ गई? बहुत इजी है। उसका नाम क्या है? उसको वहाँ पे मलय लैंग्वेज में बोलते हैं यंग डे परटोन अगोंग, YDPA ये बोलते हैं। मेरी मलय लैंग्वेज बहुत बुरी है, ठीक है। मेरे अगर प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो तो ज़रा इग्नोर कीजिएगा, कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिएगा। और हेड ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका के अंदर मौजूद है। अच्छा जी, ये जो किंग होता है ये 5 साल के लिए सेलेक्ट होता है। इसको कौन सेलेक्ट करता है? भाई साहब, वो जो 13 रियासतों के 9 रियासतों में जो रूलर्स लगे हुए हैं,
महाराजा या कुछ भी बोल दें, किंग बोल दें उनको, अपने अपनी रियासतों के, वो इनको सेलेक्ट करते हैं। और बाकी जो 4 गवर्नर बचते हैं ना रियासतों के, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, उनको उन्होंने अलग कर दिया हुआ है। अच्छा जी, और ये ना रोटेट होता है कि हर साल कभी एक रियासत से किंग आएगा, कभी एक रियासत का किंग होगा, कभी उस रियासत का मेन किंग बनेगा फेडरल में। अच्छा जी, इसके अलावा एग्जीक्यूटिव पावर वहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट भी है। 13 जितनी भी रियासतें हैं, हर रियासत के अंदर एक प्रॉपर गवर्नमेंट भी मौजूद है, जिसको हम सूबाई गवर्नमेंट बोलते हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं। इसके अलावा जो लेजिस्लेटिव पावर है वो वहाँ की फेडरल पार्लियामेंट है। फेडरल पार्लियामेंट है जिसके अपर हाउस और लोअर हाउस मैंने बताए थे, वो कानून साजी करती है। और इसी तरीके से जो 13 की 13 उनके स्टेट्स हैं, वहाँ के भी अंदर असेंबलीज बने हुए हैं और वो भी कानून साजी करते हैं। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, जुडिशरी का अपना सिस्टम है, सारे रियासतों के भी अंदर मौजूद है, फेडरल के भी अंदर मौजूद है। इनका काम जो है ना वो कानून की रखवाली करना है, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना है और इंसाफ देना है। सो ये तो हो गया इसका बुनियादी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया। ये चीज़ बताने का मकसद ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है जो आपको ऑलरेडी क्लियर होगा उसको मज़ीद क्लियर करना है और ईजी रखना है आपको। अच्छा जी, अब ये सामने आपके सामने एक टेबल है, ये देखें, ये मलेशियन गवर्नमेंट का पूरा जो है ना। अब एग्जीक्यूटिव ब्रांच में देखें कौन कौन से लोग हैं इसमें। ये प्रेसिडेंट का नाम, सॉरी ये किंग का नाम है, येंग डी पटोनागोंग, ये याद रखिएगा, इसका मतलब है किंग, इसको YDP भी बोलते हैं। ये एग्जीक्यूटिव के अंदर है, फिर प्राइम मिनिस्टर है, कैबिनेट है, पब्लिक सर्विसेज है। लेजिस्लेटिव में भी किंग का काम है। आपको पता है ना, हमारे यहाँ जो देश हैं, भारत हो गया, यहाँ पे भी आपको पता है कि प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि कोई भी जो कानून होता है, जो बिल होता है, वो आखिर में किसके पास आता है, किंग के पास आता है। तो किंग उसको अप्रूव करेगा तब जाके वो एक्ट बनता है। इसी तरीके से वहाँ पे भी किंग जो है ना, एग्जीक्यूटिव पावर भी है, लेजिस्लेटिव पावर भी है, कोई भी जो चीज़ होती है वो किंग के पास आती है आखिर में। और बाकी जो है ना, हाउस ऑफ सेनेट है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। जुडिशरी में उसको 2 में डिवाइड किया है, सुपीरियर कोर्ट है और सब ऑर्डिनेट। सुपीरियर कोर्ट के अंदर फेडरल कोर्ट, कोर्ट ऑफ अपील, हाई कोर्ट आता है, और सब ऑर्डिनेट के अंदर सेशन और मैजिस्ट्रेट कोर्ट आते हैं। सही है दोस्तों, ये मलेशियन गवर्नमेंट का मैंने आपको पूरा का पूरा ढांचा आपके सामने रखा है। अब ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा जी, अब ये तो थी ज़रा बैकग्राउंड। अब हम आते हैं अपने मुद्दे के ऊपर, जो हमारा असल सवाल है वो ये है कि एग्जीक्यूटिव पावर्स कहाँ कहाँ हैं और किस किस के पास हैं। दोस्तों, मलेशिया में वैसे तो एग्जीक्यूटिव पावर सबसे ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट के पास हैं, जिस तरह बिल्कुल दूसरे ममालिक के अंदर होता है, दूसरे कंट्रीज़ के अंदर होता है। लेकिन साथ में यहाँ पे कुछ और लोग भी हैं जिनके पास थोड़ी बहुत एग्जीक्यूटिव पावर है। तो हम सबको बारी बारी उनकी जो है ना उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कॉन्फ्रेंस ऑफ रूलर्स, ये क्या चीज़ है, इसके ऊपर एक मेरी पूरी वीडियो पड़ी हुई है। ज़रा प्ले लिस्ट में जाएँ, पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपको कॉन्फ्रेंस ऑफ रूलर के ऊपर एक पूरी वीडियो मिलेगी, मज़ेदार, वो देख लें। यहाँ पे भी मैं ज़रा डिफ़ाइन कर देता हूँ, लेकिन वहाँ पे आपको डिटेल में चीज़ मिलेगी। इसके अलावा किंग, ये भी एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर आता है, इसके पास भी एग्जीक्यूटिव पावर है, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट एंड पब्लिक सर्विसेज। अब हम इन सबको बारी बारी टच करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कॉन्फ्रेंस रूलर्स, इनका क्या रोल होता है। अब ये कौन होता है भाई साहब, ये एक ग्रुप बना हुआ है। ये 13 रियासतें हैं, 13 रियासतों को कितनी रियासतों में वो रूलर हैं, 9। और बाकी 4 रियासतों में क्या हैं, सिर्फ गवर्नर है। जो ये 9 रूलर हैं ना, इन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया होता है, एक बिल्कुल आसान अल्फाजों में बताऊँ, जिसको हम बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ रूलर्स। इनके पास बेतहाशा पावर्स होती हैं। क्या पावर है एग्जीक्यूटिव, सबसे पहले भाई साहब ये जो पूरे देश का जो किंग होता है, जिसको YDPA बोलते हैं, इसको ये सेलेक्ट भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, और डिप्टी YDP को भी ये लगा सकते हैं। इनके पास एक कंट्रोल होता है कि जो इस्लामिक त्यौहार होते हैं, इस्लामिक जो सेरेमनीज़ होती हैं, इस्लामिक जो फेस्टिवल्स होते हैं, या इस्लामिक जो इस तरह के मामला होते हैं मलेशिया के, वो उनको ये कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा कुछ कवानीन हैं, उनको मंजूर करने के लिए इनकी इजाज़त बहुत ज़रूरी होती है। मिसाल के तौर पे अगर कोई एक ऐसा एक्ट है, कानून है, जो उन रूलर्स की शान शौकत को, उनकी डिग्निटी, उनकी पोजीशन के साथ उनको अफेक्ट करता है या उनके साथ जुड़ा हुआ है, जो कानून उनके साथ जुड़ा होगा वो यहीं से पहले मंजूर होगा, उसके बाद असेंबली में जाएगा। अच्छा जी, इसके अलावा जनाब जो मुख्तलिफ़ किस्म की फेडरल अपॉइंटमेंट है, वहाँ पे भी जनाब इनसे मशवरा किया जाता है। अब ये मैंने लिखा इट मस्ट बी कंसल्टेड, इसका मतलब है कि कंसल्ट करना है, ये नहीं कि इन्होंने देना है, इन्होंने नहीं देना, इनसे मशवरा ज़रूर करना है। मिसाल के तौर पर चीफ जस्टिस फेडरल कोर्ट की जो अपॉइंटमेंट होती है, प्रेसिडेंट ऑफ कोर्ट अपील, चीफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट, अदर जजेस ऑफ सुपीरियर कोर्ट, ऑडिट जनरल, मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन, ये जितनी भी बड़ी बड़ी अपॉइंटमेंट होती है ना दोस्तों, उसमें ये काउंसिल ऑफ रूलर से कंसल्टेशन ज़रूर करते हैं। ठीक है, इसका मतलब इनके पास भी ना थोड़ी बहुत पावर आ गई ना। इसके अलावा
जो स्पेशल कोर्ट के अंदर 5 मेंबर्स होते हैं उसमें से 2 जो मेंबर्स होते हैं ना वो जनाब ये अपॉइंट करते हैं। देखें ये भी इनके पास पावर है। और इसके अलावा मुख्तलिफ नेशनल पॉलिसी और अहम बड़े बड़े मामलात के ऊपर इनसे मशवरा मांगा जाता है। ज़ाहिर बात है ये भी रूलर हैं भाई, ये भी अपनी अपनी स्टेट्स के किंग है, तो इनसे भी पूछा जाएगा। सो पहला तो हो गया हमारा, क्या हो गया हमारा कॉन्फ्रेंस ऑफ रूलर्स, ये एग्जीक्यूटिव का एक हिस्सा है और इनके भी कुछ पावर्स हैं, एग्जीक्यूटिव पावर हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बता दी। अब हम चलते हैं वाईडीपी, किंग का क्या रोल है। हाँ जी, किंग किंग भाई एक तो ये सुप्रीम हेड है और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह यूनाइटेड किंगडम के अंदर जो क्वीन है उनके पास ये पावर्स है, बिल्कुल सेम पावर्स इसके पास हैं। अच्छा जी, अच्छा ये जो किंग होता है ना यहाँ का वाईडीपी है, ये अपनी तरफ से भी कुछ काम करता है, लेकिन ज़्यादातर ये किसके कहने पे काम करता है, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे करता है। ये बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका के अंदर जो प्रेसिडेंट होता है वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर काम करता है। कुछ भी काम करना होता है तो पहले प्राइम मिनिस्टर उसको एडवाइस देता है। बिल्कुल इसी तरीके से किंग भी यहाँ पे काम करता है। अब वो कौन से काम है वो मैं बता देता हूँ जल्दी से, आसान से काम है। जजेस की अपॉइंट हो, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे वो करेगा। जब कैबिनेट के मेंबर्स की अपॉइंटमेंट हो या उसको डिसमिसल करना हो तो वो भी किसके ऊपर किसकी एडवाइस पे ये करेगा, किंग प्राइम मिनिस्टर के कहने के ऊपर इनको लगाएगा। अच्छा जी, इमरजेंसी लगानी है वो भी किसके कहने पे, ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट या प्राइम मिनिस्टर। अच्छा जी, लेकिन कुछ फंक्शंस हैं जिसमें किंग साहब को ना किसी की मशवरा नहीं चाहिए, किसी की एडवाइस नहीं चाहिए, वो खुद ले सकता है। हाँ जी, खुद ले सकता है। यहाँ पे भी ये पावर्स हैं, वो कौन सी पावर है वो देख लेते हैं। एक तो प्राइम मिनिस्टर को वो अपॉइंट करेगा, हाँ भाई ये तो इसके पास पावर है, लेकिन उसमें भी एक मजबूरी है कि उसने उस बंदे को सिलेक्ट करना होगा जो जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी जो लोअर हाउस में सबसे ज़्यादा वोट लेके आता है मेजॉरिटी में। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह हमारे यहाँ जब इलेक्शंस होते हैं जो सबसे ज़्यादा बड़ी जमात जीतती है जो प्राइम मिनिस्टर बनता है तो उसको यानी कि जो मेजॉरिटी में वोट लेता है तो उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट कर लेता है। इसके अलावा अगर आपने पार्लियामेंट को डिज़ोल्व करना है, उसको अगर आपको कहता है कि भाईजान इसको डिज़ोल्व करें, ये करें, तो उसके अंदर ये कुछ रुकावट खड़ी कर सकता है और वो विथ होल्ड कर सकता है। यानी कि उसको किसी ने कहा, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि यार अब आप इस असेंबली को ना तोड़ दें, ख़त्म कर दें, तो उसने उसको विथ होल्ड कर दिया, मतलब रोक के रखा कि हाँ मैं करूँगा, 1 हफ़्ते के बाद 2 हफ़्ते के बाद ये कर सकता है इतना। दूसरा, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ रूलर की जो मीटिंग है वो उसको बुला सकता है, कॉल कर सकता है। और कॉन्फ्रेंस ऑफ रूलर्स कौन से हैं वही भाई साहब, वही हैं जो 9 रियासतों के जो महाराजा किंग नहीं हैं वही हैं जनाब, ये उनकी मीटिंग को यही बुला सकता है। ठीक है, ये भी इसके पास पावर्स हैं। अच्छा जी, अब आते हैं प्राइम मिनिस्टर की पावर्स। प्राइम मिनिस्टर तो वैसे एग्जीक्यूटिव है, हर मुल्क के अंदर प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव का मेन हेड होता है। अब इसके पास क्या पावर्स हैं, बड़ी आसान है। 70 जो सेनेटर्स हैं उसमें से 44 सेनेटर ये अपॉइंट करता है। इसके अलावा पार्लियामेंट की जो 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 समन करना होता है वो ये करता है, लेकिन इसमें वो किसके ज़रिए करवाता है, वाईडीपी के किंग के ज़रिए। यानी प्राइम मिनिस्टर खुद कुछ काम तो वो डायरेक्ट करता है, कुछ काम वो किंग के कंधे के ऊपर बंदूक रख के करता है, उसको एडवाइस देता है, लेकिन करवाता यही है। अच्छा जी, जजेस की अपॉइंटमेंट है, अटॉर्नी जनरल की अपॉइंटमेंट है, चेयरमैन ऑफ जुडिशल लीगल सर्विसेज कमीशन, इलेक्शन कमीशन, पुलिस फोर्स कमीशन, एजुकेशन सर्विस कमीशन, नेशनल फाइनेंस काउंसिल, आर्म काउंसिल, ये जितनी अपॉइंटमेंट और गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट है ये सारी की सारी कौन करता है जी, प्राइम मिनिस्टर। लेकिन किसकी एडवाइस के, किसको कह के, किंग को कह के, किंग को एडवाइस देगा और किंग कह देगा। तो ये जनाब ये देखें प्राइम मिनिस्टर का रोल। अच्छा जी, अब उसके बाद कैबिनेट। कैबिनेट क्या होते हैं, वजीर होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। जिस तरह हर मुल्क के अंदर एक कैबिनेट होते हैं, इनके भी क्या के इनको मुख्तलिफ किस्म के डिपार्टमेंट दिए जाते हैं, उनकी मॉनिटरिंग करते हैं, उनकी पॉलिसीज़ बनाते हैं, उनको एग्जीक्यूट इम्प्लीमेंट करवाते हैं, कवानीन को इम्प्लीमेंट करता है, इन्फोर्स करता है। लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, एजुकेशन के मामला हो, ट्रांसपोर्ट के मामला हो, फाइनेंस के मामला हो, दिफा के मामला हो, वाट एवर जो भी काम होता है ये अपनी अपनी मिनिस्ट्रीज़ और कैबिनेट मिनिस्टर के पास ये एग्जीक्यूटिव पावर्स मौजूद हैं। अच्छा जी, अब इसके बाद दूसरी जो है वो है पब्लिक सर्विस। हाँ जी, पब्लिक सर्विसेज भी हैं मलेशिया के अंदर जिनके पास एग्जीक्यूटिव पावर। अब ये पब्लिक सर्विसेज क्या होती हैं, इसके अंदर पुलिस फोर्स आ जाती है, आर्मी आ जाती है, एजुकेशन सर्विसेज आती है। ये मुख्तलिफ किस्म के डिपार्टमेंट बने होते हैं, कमीशंस बनी होती हैं। हमारे देशों के अंदर भी आर्मी है, पुलिस है, एजुकेशन सेक्टर है, रेलवे है, फलां है। इन लोगों का काम क्या है, ये जो ब्यूरोक्रेट हैं जिनको हम बोलते हैं आसान अल्फाजों में, जिनको हम सिविल सर्वेंट बोलते हैं, जिनको हम सरकारी मुलाजमीन बोलते हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के, इनका काम ये होता है कि हुकूमत के कवानीन को इम्प्लीमेंट करवाना होता है और ये भी एग्जीक्यूटिव का एक मेन हिस्सा है।
सो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया है कि एग्जीक्यूटिव की जो पावर्स हैं वो किन किन के पास हैं और किस तरह यूज़ होती हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ रूलर्स के पास हैं, जिसके अंदर 9 रियासतों के किंग बैठते हैं और किंग के पास एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं। प्राइम मिनिस्टर के पास तो वैसे होनी चाहिए, कैबिनेट के पास हैं और पब्लिक सर्विसेज के पास हैं। सो दोस्तों, ये था आपकी आज की वीडियो और उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है ना तो प्लीज़ यार एक कमेंट कर लेना अच्छा सा, ठीक है। और अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।